अब ये मैगजीन से लिया गया एक शानदार पैराग्राफ है. Here is an example of an excellent paragraph on climate change. I think this article was written by Al Gore. या Al Gore के ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखा था because Al Gore got Nobel Prize for his work on climate change. आप में से जो लोग CSS का एस्से पढ़ेंगे, जैसे हमने आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स की क्लास भी पहली तारीख से, आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर एसेज पहली तारीख से हमने शुरू करनी, तो उसमें हम क्लाइमेट चेंज का एस्से है तो वो अल गोर की डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करता हूं. एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ टाइटल है डॉक्यूमेंट्री का. दो उसके बुनियादी तौर पे वो एपिसोड्स हैं, यानी इनकन्वीनियंट ट्रूथ 1 एंड इनकन्वीनियंट ट्रूथ 2. वो स्टैंडर्ड समझा जाता है. इट हैज प्रोवाइडेड अ स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू एनालाइज द क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज. से हमने एक अच्छा सा पैराग्राफ उठाया है ताकि आपको एक आइडियल पैराग्राफ भी दिखाया जा सके, और फिर एक स्टूडेंट का लिखा हुआ पैराग्राफ भी इसमें हमने दिया है, फिर एक इमेच्योर स्टूडेंट का लिखा हुआ पैराग्राफ भी हमने उसमें ऐड किया है. ठीक, इसमें आज हम 3 पैराग्राफ्स की सूरत में उसे देखेंगे. एक हमारी एकेडमी के स्टूडेंट का लिखा हुआ पैराग्राफ है, उसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे हम. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जी आइडियल पैराग्राफ. देखिए, अब उसने देखिए टॉपिक सेंटेंस में पहला लफ्ज जो है वो क्या है, जरा देखें क्या लिखा हुआ. क्लाइमेट चेंज बकायदा पहला लफ्ज है कि क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी as shifting weather patterns and rising temperatures disrupt ecosystems. टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो है वो क्या हो गया है, टॉपिक सेंटेंस ने बकायदा एजेंडा सेट कर दिया है अपने मेन टॉपिक को, और उसके साथ जुड़ी हुई जो उसकी डेफिनेशन है वो प्रोवाइड कर. सबसे पहले देखिए आगाज किससे हुआ है टॉपिक सेंटेंस से. टॉपिक सेंटेंस is talking about the main topic, which is climate change. It poses a significant threat to global biodiversity. It poses a significant threat to global biodiversity as shifting weather patterns. Explain कर दिया, साथ definition provide कर दी. As shifting weather patterns and rising temperatures, these two words are defining the climate change. और उसकी इंपॉर्टेंस भी उसमें डिटरमिन कर दी है, डिसरप्ट इकोसिस्टम्स. देखिए कितना कितना क्लैरिटी के साथ जो है वो एक टॉपिक सेंटेंस लिखा गया है. क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी as shifting weather patterns and rising temperatures disrupt इकोसिस्टम्स. के ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है वो एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को. अब ये देखें लफ्ज भी साथ सीखने हैं आपने. आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स की क्लास में हम क्या करेंगे, हम मेन कुछ जॉर्गन्स भी साथ साथ पढ़ेंगे. फॉशिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ताकि हम अपने आइडियाज को, आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाने के लिए अपने आइडियाज भी अंडरस्टैंड कर सकें, बढ़ा सकें, क्लियर कर सकें, ताकि इनमें गिवन सिचुएशंस में हम वो लफ्जों का सही दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें. अब बायोडाइवर्सिटी एक लफ्ज है. एज शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं, यही हमने बात की शुरू में. पाकिस्तान में जहां ठंड पड़नी चाहिए वहां गर्मी पड़ रही है, जहां गर्मी पड़नी चाहिए वहां थोड़ी थोड़ी ठंडक होनी शुरू हो गई है. टेम्परेचर्स जो है वो राइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं. सपोर्टिंग सेंटेंसेस जरा देखिए. फॉर इंस्टेंस क्या लिखा हुआ. अब हमने ट्रांजिशंस का, फ्रेजेस का इस्तेमाल, ट्रांजिशंस का, ट्रांजिशनल वर्ड्स का और फ्रेजेस का इस्तेमाल भी देखना है. तो फॉर इंस्टेंस
coral reefs, which are highly sensitive to temperature changes, are experiencing widespread bleaching due to warmer ocean waters. इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ को सीखते हुए साथ साथ आपको आइडियाज भी सीखने. एंड रिमेंबर that if you really want to improve your writing, you'll have to work on your reading ability, and you cannot improve your writing ability without improving your reading ability, because these two things are directly proportional to each other. इनका directly proportional ताल्लुक है एक. They have a direct love affair. You cannot significantly understand the one without understanding the other. एक चीज को इग्नोर करके दूसरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की जा सकती. You'll have to read in order to enhance your vocabulary, increase your understanding, developing more clarity. तो फॉर इंस्टेंट कोरल रीफ्स. अब कोरल रीफ्स क्या है ये पता होना चाहिए. और मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूं कि न्यूज़पेपर्स के पैराग्राफ्स कैसे पढ़ने, न्यूज़पेपर्स की रीडिंग कैसे करनी है. बिकॉज दोज who take classes with me, my overall courses are pretty holistic. मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक चीज पढ़ा के, जैसे मैं जेंडर स्टडीज का कोर्स पढ़ाता हूं, तो आई मेक इट शो दैट इट हेल्प्स यू टू डेवलप अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर बेस्ड एसेज, ताकि आप उनको भी क्लियर कर सकें. एंड दोज हु हैव टेकन एंड ऑप्टेड फॉर दोज एसेज जो कि जेंडर बेस्ड एसेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे नेवर फेल्ड. अगर आपके पास जेंडर की क्लैरिटी मुकम्मल है तो आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट फॉर एसेज आपके पास है ना, तो यू कैन डीकोड दैट एसे वेरी इजीली. तो कोरल रीफ्स विच आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, जो कि सेंसिटिव है टेम्परेचर चेंजेस को लेके, आर एक्सपीरियंसिंग वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग ड्यू टू वार्मर ओशन वाटर्स. अब ओशन जो है वो वार्म हो रहे हैं, उसकी वजह से कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग शुरू हो गई, और वो पहले टेम्परेचर सेंसिटिव है. दिस ब्लीचिंग नॉट ओनली इफेक्ट्स द कोरल देमसेल्व्स बट आल्सो द myriad स्पीशीज दैट डिपेंड ऑन देम फॉर शेल्टर एंड फूड. अब इसमें myriad स्पीशीज, शेल्टर, फूड, अब ये देख रहे हैं हाउ मेनी टॉपिक्स अ पैराग्राफ इज डिस्कसिंग, बट द एंटायर पैराग्राफ इज रिवॉल्विंग अराउंड क्लाइमेट चेंज. यहां कोरल रीफ्स, उनकी ब्लीचिंग, इम्पैक्ट ऑन द myriad स्पीशीज, उनका शेल्टर और फूड का तबाह होना, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्लाइमेट चेंज की तरफ. फिर अगेन फ्रेजेस, ट्रांजिशनल वर्ड्स. एडिशनली द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स इज लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल्स. अब मेल्टिंग द पोलर आइस कैप इज अगेन समथिंग दैट्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज. Melting of polar ice caps is leading to rising sea levels. Ice caps melt हो रही हैं, sea level rise हो रहा है, which threaten coastal habitats. Coastal habitats जो coasts के करीब जिंदगी आबाद है, उसको भी वो डैमेज कर रही है. पानी का उतार या चढ़ाव, पानी का ज्यादा या कम होना कोस्टल लाइफ को मुतारिफ या बर्बादी का बायस बनता है, उसको मुतासिर करता है, या उसकी आबादी का बायस बनता है. एंड द स्पीशीज दैट इनहैबिट देम. नहीं, कोस्टल हैबिटेट जो है जहां जिंदगी आबाद हो सकती है, या उसको मुतासिर करता है या उसके अंदर बसने वाली स्पीशीज को मुतासिर करता है. फर्दर मोर अब देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस, एडिशनली, फर्दर मोर, मैं इसलिए आपको कहता हूं रोजाना एवेल्यूएशंस करते हुए, अब 15 दिन हो गए आपको एवेल्यूएशंस कराते हुए, कि ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करें. फर्दर मोर अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, unpredictable weather patterns such as prolonged droughts, intense storms are stressing both plant and animal populations, pushing many species to the brink of extinction. अब ये देख रहे हैं, these are the examples that the writer is providing in order to ensure कि climate change जो है वो एक सटल हकीकत के तौर पे आप अब एक्सेप्ट कर लें. क्या अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैं, लंबे लंबे ड्राउट्स हैं, कहत साली है, इंटेंस किस्म के स्टॉर्म्स आ रहे हैं, हॉरिकेन्स आ रहे हैं,
टॉर्नेडोज आ रहे हैं दुनिया के अंदर, सुनामीज आ रहे हैं, because all of these things collectively stressing both plant and animal population. अब populations के ऊपर तो stress डाल रहे हैं नहीं, चाहे animal population है, फ्लोरा और फाना तो सारा डिस्टर्ब हो गया, अब स्टॉर्म्स आए हैं, प्लांट तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई, फ्लोरा एंड फाना दोनों डैमेज हो रहे हैं, पुशिंग मैनी स्पीशीज टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। वो कहता है कि अब स्पीशीज जो हैं उनको एक्सटिंक्शन की, तबाही की कगार पे लाके खड़ा कर दिया इसने। अब ये इंश्योर कर रहा है कि भैया तस्लीम कर लो कि क्लाइमेट चेंज वाकई ही कोई मौजू है। 10 अगेन देख लें, फॉर इंस्टेंस, एडिशनली, फर्दर मोर, 10 The impact of climate change on biodiversity is profound and multifaceted. वो उसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे, जिंदगी पे, बायो जिंदगी की जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर प्रोफाउंड है और मल्टीफेसेटेड है, highlighting the urgent need for comprehensive environmental policies and conservation efforts। अब उसने देख लें कंक्लूडिंग सेंटेंस किस पे खत्म किया है, highlighting the urgent need for comprehensive environmental policies। अब उसने जो पॉइंट है वो कंक्लूड नहीं किया सारा कुछ, कहीं ना कहीं वो भी कर दिया कि बायोडाइवर्सिटी प्रोफाउंड और मल्टीफेसेटेड इनफैक्ट का शिकार है, लेकिन हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। उसने क्या किया, उसने अगले पैराग्राफ का हिंट भी साथ ही प्रोवाइड कर दिया कि अगला पैराग्राफ मुमकिन हो सकता है आप लिखें एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज के बारे में, कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में, कि जिस क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तबाही की हम बात कर रहे हैं उसको बचाया कैसे जा सकता है। राइट अब इस पैराग्राफ की खूबियां अब आप खुद तलाश कीजिए। इसमें यूनिटी है, इट फोकसेस ऑन द सिंगल आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। यूनिटी है, एक पॉइंट है, एक एजेंडा है, एक नुक्ते पे, एक मरकज पे घूम रही है बात, वो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसका इंपैक्ट है, एक नुक्ते पे गल खत्म हो रही है, उसका मरकज सूरज एक है, बाकी सारे सेंटेंसेस सियारों की मानिंद उसी सितारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसमें कोहेरेंस है, कैसे sentences flow logically using examples and explanations that build on each other। सारे के सारे sentences जो हैं वो coherently एक आइडिया पे बात नहीं कर रहे, एक by using examples, explanations जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है। फिर तीसरा है क्लैरिटी है। देखिए कोई बात इतनी अभी मुश्किल लग रही है क्योंकि अभी वो लफ्जों का जखीरा तगड़ा नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विल स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस। ये थोड़ा मुश्किल है, हम अभी इससे भी ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, ये आपको आइडियल बताया है। तो राइटिंग इज क्लियर एंड कंसाइज, मेकिंग द पॉइंट्स इजी टू अंडरस्टैंड। उसने पॉइंट्स क्लियरली बता दिए हैं। ये डेवलप कैसे हुआ है कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी गई हैं कोरल ब्लीचिंग की, पोलर आइस के मेल्ट होने की, जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट करती हैं। फिर उसमें टॉपिक सेंटेंस बड़ा क्लियर है जो कि हमारे टॉपिक को, क्लाइमेट चेंज को बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस कर देता है, नहीं? और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है जरा देख लें। फाइनल सेंटेंस नॉट ओनली समराइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू, इट ऑल्सो कॉल्स फॉर एन एक्शन। इट कॉल्स फॉर डायरेक्ट एक्शन कि भैया कोई एक्शन करो ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक के उन स्पीशीज को और बायोडाइवर्सिटी को बचा सके जिनको वो तबाह कर रहा है। प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ क्लोजर एंड ट्रांजिशन, वो हिंट दे रहा है कि अगला पैराग्राफ इन्हीं मौजूआत के बारे में हो सकता है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में हो सकता है। उसका अगले पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो सेविंग द बायोडाइवर्सिटी भी हो सकता है, कंजर्वेशन भी हो सकता है उसका मेन थीम, नहीं? अब here is an example of a very average level paragraph
I have written that it's a poor paragraph, but it's an average level paragraph and it's written by a student who is qualified. मैं अब उसकी क्वालिफिकेशन की रीजन भी आपको बता सकता हूं, बट हमें अब नुक्ताए आगाज के तौर पे इस पैराग्राफ को लेना है, ठीक है? हमें नुक्ताए आगाज के तौर पे इस पैराग्राफ को लेना है। वो आगाज क्या है कि पुअर पैराग्राफ जो है वो क्लाइमेट चेंज पे या एवरेज लेवल पैराग्राफ जो हैं वो किस तरह के होते हैं वो देख लें। अब क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स रियली बैड, but it at least began with the topics and tense. That's why I'm saying it's an average level paragraph. It's not poor, slightly better than the poor, but it's an average level paragraph. Temperatures are going up, obviously, when climate change is happening. It's happening because temperatures are rising, and this is causing problems for many places. The student of mine has used a very simple, direct language, right? Which is somehow managing to explain that this revolves around climate change और टेम्परेचर के बढ़ने से मल्टीपल प्लेसेस के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ही इज नॉट डिफाइंड कि कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आइस इज मेल्टिंग इन द आर्कटिक, नथिंग कुड बी सिंपलर देन दिस। Ice is melting and some animals are having a hard time. We don't know what kind of animals he's talking about, but some animals are having a hard time. We don't know what kind of hard time. वहां क्या है? कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हो रही है। कोरल रीफ बेचारे पहले ही हीट सेंसिटिव हैं, वार्म टेम्परेचर से डरते हैं, उनकी ब्लीचिंग हो गई है, वो खतरे में है। वो माय स्टूडेंट ही इज नॉट रियली टॉक्ड अबाउट कि हार्ड टाइम की नौयत क्या है, वो एनिमल्स कौन से हैं जो खतरे में। इन सम प्लेसेस कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं, इन सम प्लेसेस इट्स टू ड्राई एंड इन अदर्स देयर इज टू मच रेन। सेंटेंसेस में कोई गड़बड़ नहीं है सच, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो उतनी प्रिसाइज नहीं है। जाने बच्चे, हम ना आते हैं, ये आप सवाल पूछना चाहते हैं, हम आते हैं इस बारे में, हमें जरा थोड़ा सा ये कंप्लीट करने दें। विल टेक द क्वेश्चंस एट द एंड, ठीक है? तो इन सम प्लेसेस इट्स टू ड्राई एंड इन अदर्स देयर इज टू मच रेन। This can be bad for people too because it can affect farming and water supply. Connection क्या बनाया है कि farming और water supply को damage कर सकते हैं। और concluding sentences में बात क्या हुई है? Something needs to be done about climate change. We don't know what kind of efforts are needed. Conservation की कौन सी efforts हैं? Something needs to be done about climate change. अब इट्स एन एवरेज लेवल पैराग्राफ। एक बिगिनर को ये इंफॉर्मेशन जो है वो सूट करती है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन सूट नहीं करती। दिस पैराग्राफ इज कंसिडर्ड पुअर क्योंकि इसमें इट लैक्स फोकस एंड जंप्स बिटवीन सेवरल लूजली रिलेटेड पॉइंट्स विदाउट फुली डेवलपिंग एनी सिंगल आइडिया। कोई एक आइडिया फुली डेवलप नहीं हुआ। देखिए, वेग इंफॉर्मेशन है, सम पीपल, सम प्लेसेस, सम हैबिटेट्स, अंडर प्रेशर, अंडर डेंजर, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। कोहेरेंस में प्रॉब्लम क्या है? The provided sentences do not flow smoothly from one to the next, making it difficult to follow the writer's train of thought. हमें नहीं पता कि वो क्लैरिटी के साथ क्या कहना चाहता है। गो कि इतना पता है कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो लैंग्वेज इज वेग एंड लैक डिटेल्स, ये बात हो रही है कि उसकी लैंग्वेज में न कोरल रीफ्स का जिक्र है, न ब्लीचिंग का जिक्र है, न रेलेवेंट जॉर्गन्स हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको फिर स्टैट्स पता होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली राइट दीज पैराग्राफ्स फॉर योर एसेज। Eventually you're going to write these paragraphs for your Pakistan affairs, current affairs papers, Islamic studies paper and optionals, etc., right? तो आपको करना क्या है? फिर क्लैरिटी देनी है,
फिर फ्रेजेस कैसी इस्तेमाल हुई हैं, इट्स रियली बैड एंड हैविंग अ हार्ड टाइम, नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ही नहीं, नहीं। फिर इसके अंदर जो मेजर चैलेंज है वो क्या है जी? डेवलपमेंट का इशू है, कोई सफिशिएंट डिटेल्स नहीं है, सपोर्टिंग पॉइंट्स में कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया, आर्ग्यूमेंट्स वीक है और अनकन्विंसिंग है। तो पहले पैराग्राफ के साथ इसको कंपेयर करें। राइटर ऑफ टाइम्स मैगजीन जिसका हमने पैराग्राफ उठाया, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज and the dangers of climate change on the basis of these provided evidences कि polar ice melt हो गई है, coral reefs डैमेज हो रहे हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो पानी के राइज एंड फॉल में, समुद्रों की वार्म होने की वजह से वो इन डेंजर है। फिर टॉपिक सेंटेंस इज वीक है, ठीक, लेकिन वीक है, ओवरली जनरल है और फेलिंग टू क्लियरली इंट्रोड्यूस अ स्पेसिफिक मेन आइडिया को उसने मेन आइडिया कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया। और कंक्लूडिंग सेंटेंस इज वेग, डज नॉट इफेक्टिवली समराइज, डज नॉट, it summarizes the actual content but it does not summarize the paragraph or provide a meaningful conclusion। उसने कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं दिया उसके अंदर, राइट। वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ हम जो है वो डिस्कस करते हैं जी, वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ जी। अब इस बात पे आते हैं, ये एक ऐसे स्टूडेंट का पैराग्राफ है जिसने अभी रिसेंटली जो है वो तैयारी करना हमसे पैराग्राफ्स की शुरू की है। अच्छा, पैराग्राफ की इनरोलमेंट जो है वो टाइम एंड अगेन हम करते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना पढ़ाना कम होता है, यानी पढ़ना कम होता है, पढ़ाना ज्यादा होता है कि हमने डेली रीडिंग करनी होती है। हम एक पैराग्राफ लिखने के लिए स्टूडेंट्स को देते हैं और हम स्टूडेंट्स को जो है वो इस किताब को शुरू में पढ़ाएंगे, यानी मैं पढ़ाऊंगा ये, उसमें इस किताब के कुछ पैराग्राफ्स और इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स मिलेंगी कि आप भी इस तरह का कोई पैराग्राफ लिख के लाएंगे, ठीक है। तो उसमें इनरोलमेंट ऑन एंड ऑफ होती है, क्योंकि ये एवेल्युएशन बेस्ड हमारा कोर्स है। इसमें हम आइडियाज तो डेली डिस्कस करेंगे ही, कुछ किताब पढ़ेंगे डेली और साथ जो है वो इवेल्युएशंस करेंगे। इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट कोर्स तो यूल हैव टू फुली पार्टिसिपेट इन इट। आप अपने राइटिंग सैंपल्स को डेली एवेल्युएट कराएंगे तो मकसद है, अदरवाइज देयर इजंट एनी पॉइंट ऑफ एनरोलिंग, राइट, योरसेल्फ इन दैट प्रोग्राम। वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ जी रिटन बाय अ स्टूडेंट, आई वोंट टेक द नेम, लेकिन डिस्कस हम करेंगे। देखें जी, पढ़ें। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि यू नीड टू गो थ्रू इट। वर्स फॉर्म ऑफ पैराग्राफ जी, क्लाइमेट चेंज इज हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स रियली बैड। अब मैंने एवरेज लेवल का पैराग्राफ वो दिखाया है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं। अब इवेंचुअली दिस इज द पैराग्राफ विच इज फुल ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, which is full of other syntax based mistakes, जो आपने हाईलाइट करनी है कि यार ये बहुत ही बुरा पैराग्राफ है। और ये वो पॉइंट है जिससे बेसिक लेवल स्टूडेंट्स आगाज करते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग द प्रोग्राम और कोर्स में एनरोल होने के बाद, अपनी रीडिंग बेहतर करने के बाद, इट्स नॉट दैट यू हैव टू टेक दिस कोर्स विद मी इवेंचुअली, क्या आपने जी कोर्स मुझसे ही लेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया है कि आप किताब पढ़ें, बेसिक चीजें ध्यान में रखें और डेली प्रैक्टिस करें अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुड मेंटर, तो आप ये इंप्रूव खुद भी कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो शुरू करते हैं बच्चे जो बेसिक लेवल से, देखें, क्लाइमेट चेंज इज हैपन, ग्रामेटिकल एरर्स हैं। फिर टेम्परेचर्स आर गोइंग अप एंड दिस इज causing problems for many places. Ice is melting in the Arctic and some animals are having a hard time. कोई full stop नहीं, punctuation की mistakes हैं, phrases की mistakes हैं, transitional words की problems हैं. In some places it's too dry and others there's too much rain. This can be bad for people too because it can affect farming, water supply. Something needs to be done about climate change. Full of grammatical mistakes. अब आप कहें कि इस पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेंगे तो यू आर गोना गेट नन। हमने अपने पैराग्राफ को इस पॉइंट से उठा के सेकंड पे एवरेज लेवल पैराग्राफ पे लेके जाना सबसे पहले, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सिंटैक्स की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके।
आइडियाज को रीडिंग से बेहतर बनाएं, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर बनाएं, और फिर इवेंचुअली हम एसेज और अपनी पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स की जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन पे फ्रीली विद कॉन्फिडेंस लिख सकें। दैट्स द एजेंडा। इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जरा देखिए। अब मैं ज्यादातर टीचर्स की मेथोडोलॉजी क्या है कि वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लिख के लाओ पैराग्राफ्स, हम उसमें मिस्टेक्स निकालेंगे। दिस इज अ गुड अप्रोच, दिस इज नॉट अ बैड अप्रोच, बट pedagogical standards are changing, and being as an educationist, because I practice education, तो उसमें मैथडोलॉजीज चेंज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से इंगेज किया जा सके। तो हम ये भी करते हैं, यानी मैं ये करता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये मिस्टेक्स वाला पैराग्राफ है, इसको ठीक करके लाओ, आपने ठीक करना। तो आप पहले तो ये करें ना, ये हाईलाइटेड मिस्टेक्स हैं, तो मैंने हाईलाइट किए, आप इसमें से कुछ मिस्टेक्स आप हाईलाइट करेंगे, क्या मिस्टेक्स हैं। आप इस तरह की असाइनमेंट्स भी हम डेली करें। तो ये हमारी जो गिवन स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरे नहीं है स्टैंडर्ड, इट्स इंटरनेशनल फॉर्मूला कि अंग्रेजी के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी है इसको फ्लॉलेस बनाने के लिए। उसमें ग्रामर का दुरुस्त इस्तेमाल है, लफ्जों का दुरुस्त इस्तेमाल है, वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आइडियाज क्लियर होनी चाहिए। तो आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप हाईलाइट करें, उसमें से अगर हम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे, ये स्लाइड्स वगैरह मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, हैपन शुड बी हैपनिंग। वर्ब का टेंस एरर जो है वो ये है, यानी क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग आएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर इट्स जो है शुड बी, इट्स कॉन्ट्रैक्शन एरर है, यानी हमने इट्स कॉन्ट्रैक्शनल एरर में इस तरह लिखा हुआ है, यहां कैसे होना चाहिए, सॉरी, इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शनल एरर को ठीक करके एस से पहले क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, शाबाश, एस से पहले अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। इससे आगे चलेंगे जी, तो टेम्परेचर शुड बी टेम्परेचर्स, पोजेसिव वर्सेस प्लूरल एरर है, हमने प्लूरल लिखना है टेम्परेचर्स, ठीक है। उसमें पोजेसिव का ख्याल डिफरेंट लिखा हुआ है, हमने प्लूरलिटी का ख्याल रखना है। यहां एक से ज्यादा टेम्परेचर की बात हो रही है। फिर कॉजिंग, स्पेलिंग गलत है, कॉजिंग स्पेलर एरर है। फिर प्लेसेस, आइस, प्लेसेस के बाद फुल स्टॉप आएगा, मिसिंग पीरियड, कॉमा का दुरुस्त इस्तेमाल, डॉट का इस्तेमाल कहां करना है, यानी पंक्चुएशन का दुरुस्त इस्तेमाल भी तो जानना है ना हमने। टू ड्राई शुड बी टू ड्राई, इनकरेक्ट यूज ऑफ टू है। देयर शुड बी देयर्स, कॉन्ट्रैक्शन एरर है। टू बिकॉज शुड बी टू बिकॉज। समथिंग शुड बी कैपिटलाइज्ड एट समथिंग, क्योंकि हमें यही नहीं पता मेजॉरिटी सेंटेंसेस को कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से हम अपने सेंटेंस का आगाज करते हैं। तो ये ठीक कौन सा है जी, ये। तो आपको जब कंपैरिजन को दिया जाएगा, फिर एक क्लास में असाइनमेंट ये भी करेंगे कि आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आप सॉल्व करेंगे, फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे। एंड दिस इज हाउ स्टूडेंट्स जो है वो इवेंचुअली इंप्रूव देयर पैराग्राफ्स, ठीक है। तो दैट्स द अल्टीमेट प्रोग्राम। अब डेली बेसिस पे ये काम जो है वो कर रहे होंगे। फ्रॉम नाउ ऑन हम कल से जो है वो अपने पैराग्राफ्स की इवेल्युएशन स्टार्ट करेंगे। आवर फर्स्ट assignment will be that we are going to write a full-fledged paragraph on a given topic. वो असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में आप डेली बेसिस पे भेज दिया करेंगे, ठीक है जी। अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम कल से इंशाल्लाह अपनी बाकायदा क्लास का आगाज करेंगे। बाकायदा कोर्स जो है वो हमारा फर्स्ट से शुरू होगा। अनऑफिशियली आज से हमने आगाज कर दिया है, क्योंकि पैराग्राफ्स में
ऑन एंड ऑफ हम सिर्फ पैराग्राफ्स इवेल्युएट कर रहे होते हैं और डेली डिस्कशंस करते हैं इसी दौरान क्लास के दौरान।